हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के दूसरे वन शॉट में। पहले वन शॉट में हम लोगों ने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी क्या है, इस तरीके की सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन भाई जब फर्स्ट लॉ गड़बड़ हुआ होगा तभी तो सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी होगी ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, उसके अलावा जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, मैक्सवेल के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो वन शॉट है, अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं तो मैक्सवेल के रिलेशन, जूल थॉमसन इफेक्ट, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये सब पेपर में आता है, लॉन्ग में आ सकता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई हमने लिखा है नीड ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। भाई जब जीरोथ लॉ था, फर्स्ट लॉ था, तो फिर सेकंड की जरूरत क्यों पड़ गई। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट लॉ वो नहीं समझा पाया होगा जो हमें समझना था, इसीलिए हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी। तो हमने लिखा बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कमी यह है कि ये किसी प्रोसेस के होने की सरलता को नहीं बताता, यानी कोई भी प्रोसेस कैसे हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या था, पहले तो ये समझो। फर्स्ट लॉ ये था कि भैया Q बराबर डेल्टा U प्लस W। भैया ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। लेकिन कैसे बदलती है ये नहीं बताया ना। जैसे कुछ क्वेश्चन है कि भैया क्या पानी अपने आप नीचे, देखो ऊपर से तो पानी नीचे गिर रहा है, लेकिन क्या नीचे से पानी ऊपर जा सकता है, नहीं पता। क्या गैस एक लो प्रेशर रीजन से, देखो भैया कहीं पर दबाव ज्यादा है तो वो कम की तरफ तो आएगा, लेकिन कम से ज्यादा की तरफ क्या गैस जो है वो जा सकती है, नहीं पता। क्या हीट एक कोल्डर बॉडी से, गर्म, देखो सबको पता ऊष्मा ज्यादा वाले भाग से कम वाले की तरफ जाती है, गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, तो सबको पता है। लेकिन क्या ठंडे से गर्म की तरफ आ सकती है, नहीं पता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो नहीं पता थे, इसी वजह से हमने लिखा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क हीट के बराबर होता है, परंतु ऐसा पूर्ण रूप से नहीं होता। किया गया कार्य पूरी तरीके से ऊष्मा के बराबर नहीं होता है। 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? जैसे अगर हम आपको सरल भाषा में समझाएं तो मान लिया आपने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया और आप सोच रहे हो कि पूरे 100 रुपए का पेट्रोल हम कन्वर्ट कर लेंगे वर्क में। नहीं भैया, कुछ उसकी हीट में बर्बाद होगा, कुछ साउंड में बर्बाद होगा, कुछ धुआं निकलेगा, वो भी पेट्रोल से ही वसूल होगा। लेकिन उसका जो कार्य मेन है वो क्या है, बाइक को चलाना। क्या वो पूरे का पूरा पेट्रोल बाइक चलाने में इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। तो 100% हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अतः इन क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए हमें एक और लॉ देना पड़ा, जो कि है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मोटी मोटी बात करें, कोई पूछे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या जरूरत पड़ी, तो आप कहोगे भैया कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फर्स्ट लॉ नहीं एक्सप्लेन कर पाया, इस वजह से हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी। क्या है सेकंड लॉ? डिफरेंट स्टेटमेंट्स यहां पे लिखे हैं। सबसे पहला जो इनका स्टेटमेंट है वो है ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लाइक। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक से होने वाले। तो भैया अचानक से होने वाले जो प्रोसेस हैं, लाइक द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, गर्म से ऊष्मा का ठंडे की तरफ जाना, डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू, ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ गैस का चले जाना, या फिर नीचे से पानी का ऊपर चले जाना, आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। भैया रिवर्सिबल वो होता है यानी इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर वापस भी आ सकते हैं, लेकिन पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसा संभव नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ठीक। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया? दूसरे स्टेटमेंट में द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल, यानी ऊष्मा का पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट हो जाना असंभव है, विदाउट लीविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर, यानी कहीं और प्रभाव ना पड़े, पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। ठीक। कुछ हीट होगी, कुछ साउंड में बर्बाद होगा, अलग अलग तरीके से, कुछ बाहरी वातावरण पे खर्च होगा। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन, इस तरीके की मशीन को बनाना असंभव है, फंक्शनिंग इन अ साइकिल विच कैन कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू अमाउंट ऑफ वर्क, जो पूरी तरीके से ऊष्मा को कार्य में बदल दे, ऐसी कोई भी दुनिया में मशीन बनना संभव नहीं है। विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स हीट कैन नॉट इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, यानी इन्होंने जवाब भी दे दिया कि आप पूछ रहे हो कि भैया क्या ठंडे से गर्म की तरफ ऊष्मा जा सकती है, बोले जा सकती है, लेकिन
विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, बाहरी किसी सोर्स का इस्तेमाल किए बिना नहीं जा सकती। आपको बाहर से, जैसे अगर हमें पानी नीचे से ऊपर ले जाना है तो हमें बाहर से एक सोर्स मोटर लगाना पड़ेगा, मोटर पावर लगाएगा और पानी ऊपर पहुंच जाएगा भैया, ठीक है। Whenever a spontaneous process takes place, it is accompanied by an increase in the total entropy of the universe। यानी जब भी कभी कोई प्रोसेस होता है तो जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज यानी बढ़ जाती है। सर जी एंट्रोपी क्या होती है, बता चुके हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। सब लोग व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रोसेस होगा तो सब हिलेंगे डुलेंगे, पार्टिकल्स मूव करेंगे तो डिसऑर्डर बढ़ेगा, और डिसऑर्डर बढ़ेगा इसका मतलब एंट्रोपी में जो है वो चेंज होगा। एंट्रोपी में चेंज, जीरो का मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन मान जो है वो जीरो से ज्यादा हो गया, मतलब कुछ मान बढ़ रहा है, 1 2 3 कुछ एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि जब भी कोई प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी में बढ़ोतरी दिखेगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो भी जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मूव करेंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, पार्टिकल्स हो, और इस वजह से एंट्रोपी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्लासियस ने भी इनके लिए एक स्टेटमेंट दिया है, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट बट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। यानी जो पूरा यूनिवर्स है इसकी एनर्जी तो कांस्टेंट है, क्योंकि ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट हो सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, तो वो तो कांस्टेंट है। लेकिन जो एंट्रोपी है, जो डिसऑर्डर है, वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार प्रोसेसेस हो रहे हैं, लगातार फंक्शनिंग हो रही है, और फंक्शनिंग होगी तो डिसऑर्डर मूवमेंट होगा, और उसी को हम लोग कहते हैं एंट्रोपी। यानी क्लासियस ने कहा कि पूरी यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है भाई, ठीक। उसके बाद थर्मोडायनामिक फंक्शन और पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में भैया डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाले हैं तो मैक्सवेल की इक्वेशंस जरूर आएंगी, उसी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक फंक्शन करके। क्या हमने कहा भैया थर्मोडायनामिक फंक्शन क्या है, तो हम किसी कांस्टेंट मास, यानी जिसके लिए m की वैल्यू 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो जितनी हो, लेकिन वो कांस्टेंट होनी चाहिए। हम किसी कांस्टेंट मास के लिए थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। P माने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी। अगर हमें ये सारी चीजें पता हो तो हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनकी सहायता से दो हम लोगों ने नियम पढ़े हैं। एक पिछले वन शॉट में पढ़ा था, क्या होता है मेरे भैया, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम Q बराबर डेल्टा U प्लस का W, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम होता है भैया dQ बराबर TdS, dQ बराबर TdS की जैसे जैसे अगर आप हीट को बढ़ाओगे तो भैया Q माने हीट अगर बढ़ाओगे तो S फॉर एंट्रोपी में चेंज भी बढ़ेगा भाई, ठीक है। तो हमने लिखा थर्मोडायनामिक्स फंक्शन को समझने के लिए हम लोग P, V, T, U, S इन सब का इस्तेमाल करते हैं, और इनके टर्म में रिलेशन क्या है। पहला रिलेशन क्या होता है बताओ, Q बराबर डेल्टा U प्लस W, और हमने आपको बताया था जो कार्य होता है वो दाब आयतन ऊर्जा के बराबर होता है। मेयर का सूत्र सिद्ध किया था, W बराबर P डेल्टा V हम लोगों ने रखा था, तो कार्य के बराबर होता है, तो हम W की जगह पे रख सकते हैं P डेल्टा V या P dV। डेल्टा से लिख लो, D से लिख लो, इन दोनों का मतलब चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट लॉ है, dQ बराबर du प्लस W कह दो, या कार्य बराबर होता है दाब आयतन ऊर्जा के, तो P डेल्टा B कह दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ऐसे ही dQ बराबर TdS, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, हमने आपको बताया भी था। S बराबर Q अपॉन T हम लोगों ने पहले वाले वन शॉट में इस्तेमाल किया था। तो ये भैया दूसरा लॉ है, जितने भी वेरिएबल हमें चाहिए किसी फंक्शन को पता करने के लिए, उनकी सहायता से ये दोनों बने हुए हैं। इसमें P, V, T, S, Q सभी का इस्तेमाल हम लोगों ने कर रखा है। इस प्रकार के सिस्टम्स के बिहेवियर को समझाने के लिए कुछ अन्य रिलेशंस की भी जरूरत पड़ती है, यानी केवल इन नियमों की सहायता से थर्मोडायनामिक सिस्टम्स को, वेरिएबल्स को हम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो हमें कुछ रिलेशंस भी चाहिए होते हैं, जिन रिलेशंस को बताया मैक्सवेल ने भाई, ठीक है। इस प्रकार के चर फलन जो है थर्मोडायनामिक फंक्शन कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं भैया कौन कौन से जो है फंक्शंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है इंटरनल एनर्जी। क्या है इंटरनल एनर्जी, तो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है भैया, ठीक।
तो ये एक वेरिएबल है, ये थर्मोडायनामिक फंक्शन भी माना जाता है। मैक्सवेल की इक्वेशन को सिद्ध करने के लिए हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला फंक्शन हमने लिया इंटरनल एनर्जी भाई, ठीक। मान लिया हमने, माना किसी सिस्टम में एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक स्मॉल रिवर्सिबल चेंज होता है, वेरिएबल है, मतलब मान ले रहा है कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तब इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा आइए देखते हैं। तो भैया ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है, Q बराबर डेल्टा U प्लस W यानी PdV। हमें ये इंटरनल एनर्जी होती है U, हमें इसमें चेंज निकालना है, तो हम लिखेंगे du बराबर dq माइनस का PdV, ठीक है भाई। और सबको पता है कि Q बराबर होता है TdS के ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, तो हम du बराबर dq की जगह पे क्या रख देंगे, TdS रख देंगे, माइनस का PdV चल रहा है उसे चलने देंगे। तो यहां से हमने रिलेशन की स्टार्ट करा है भैया, ये देखो du बराबर TdS माइनस का PdV आ गया। अब हम क्या करेंगे, U का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब एक को कांस्टेंट रखेंगे तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे पार्शियल का मतलब इकट्ठा नहीं करेंगे पूरे का। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे dV V में चेंज हो रहा है, तो एक बार हम आयतन को कांस्टेंट कर देंगे, और जब dV आयतन कांस्टेंट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक बार S में ds चेंज हो रहा तो इसे 0 कर देंगे तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल, तो पार्शियल ऐसे करके बनाते हैं, डेल पढ़ते हैं, तो क्या आएगा del U ओवर del S, ठीक। अब अभी हम S यानी एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में पहले हमने किया, ठीक। कांस्टेंट क्या कर दिया, V कांस्टेंट कर दिया, S के रिस्पेक्ट में कर दिया भाई, ठीक। जब हम ऐसा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पार्ट, और S के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो ये तो 1 हो जाएगा। अरे भैया यहाँ पे समझिए ds है ना, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो 1 हो जाएगी वैल्यू, सिर्फ क्या बचेगा t, क्योंकि t मान ले रहा है कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और ds का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1, ये हो गया भाई। जब हम दोबारा में इसे कांस्टेंट कर देंगे तब क्या आएगा, तो भैया du का del U आएगा बटे में del V आएगा। अब की कांस्टेंट किसे करेंगे, S को, एंट्रोपी को कांस्टेंट रख दिया, बराबर में क्या आएगा भैया, आपकी ये 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि V है, dV क्या बचेगा, केवल माइनस का P बचेगा भाई, ठीक। तो इस तरीके से अपने पास दो रिलेशन निकल के आ गए। अब जब हमने क्यों करा भाई, क्योंकि हमें दोनों मान निकालने थे, del U ओवर del S के और del U ओवर del V के मान निकाल लिए हमने, ठीक। अब हमने लिखा, क्योंकि du एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, परफेक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है कि अगर हम S और T दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिखेंगे तो उनका मान हमेशा आपस में बराबर होगा। तो अगर ये डिफरेंशियल परफेक्ट है तो चाहे आप del V del ओवर del V del U अपॉन del S लिख दो, या S को बाहर लिख दो, V को अंदर लिख दो, del अपॉन del S del अपॉन del V, मतलब आप इस तरीके लिख सकते हो। अगर परफेक्ट डिफरेंशियल है तो ये मल्टीप्लाई आपस में बराबर होगी। ये वाले मान हमने निकाल लिए हैं। del U अपॉन del S का मान देखो ये है, del U अपॉन del V का मान देखो ये है, यहाँ पर रख देंगे, मान रखेंगे माइनस P और इधर रखेंगे T, तो यहाँ पे देखो T रख दिया, यहाँ पे माइनस P रख दिया, और यही जो रिलेशन है ये मैक्सवेल का पहला रिलेशन है। बहुत आराम से आप तैयार कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। दूसरा क्या है भैया, दूसरा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ये अलग से भी पूछ सकता है आपसे, इंटरनल एनर्जी पूछ ले, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन पूछ ले तो अलग से भी पूछ सकता है। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का क्या फार्मूला होता है, इसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी कहते हैं, यानी ये भी एक तरीके का पोटेंशियल ही है। इसका क्या फार्मूला होता है, F बराबर U माइनस का TS होता है। हालांकि ये क्या है, ये एक परफेक्ट U हो, T हो, S हो, U है, T है, S है, U, TS, ये सारे परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं, तो F भी एक परफेक्ट डिफरेंशियल होगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो इधर क्या आ जाएगा, DF, ये क्या आ जाएगा, du माइनस, सारे मैथ वाले बच्चे ही हो क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो हम लगा देंगे भैया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस होता है लेकिन बाहर माइनस है तो गुणा से माइनस हो जाएगा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है भाई। फिर हमें मालूम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, तो हम du की जगह पर रख देंगे वही TdS, क्या होता है फार्मूला, Q बराबर डेल्टा U प्लस W होता है ना, तो डेल्टा U बराबर Q, तो TdS आ गया, माइनस का W यानी माइनस का PdV आ गया, माइनस का TdS चल रहा है, माइनस का SDT चल रहा है, TdS से TdS क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा DF बराबर, ये TdS का DF बराबर माइनस का SDT माइनस का PdV, और अब कुछ करना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला रिलेशन निकाला। क्या करेंगे, पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करके मान निकालेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, एक बार T कांस्टेंट, एक बार V कांस्टेंट, देखो V कांस्टेंट
ध्यान से समझिए, v कांस्टेंट तो t के रिस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन डेल टी आएगा। ये अब जरा समझिए भैया, जब v कांस्टेंट है, बार बार समझाने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं, जब v कांस्टेंट तो dv 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल माइनस का s बचेगा। दोबारा में t के ये कांस्टेंट तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का p बचेगा, फिर से वैसे ही। जब ये मान बचे हैं भैया तो एक बार कह देंगे, क्योंकि f जो है वो परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, तो दोनों की गुणा आपस में बराबर होगी, तो वैसे ही लिख देंगे। df जो है परफेक्ट डिफरेंशियल है, यानी हम लोग डेल अपॉन डेल v डेल अपॉन डेल टी जो कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो उनकी गुणा जो है आपस में से लिख सकते हैं। इसमें v बाहर है, इसमें t अंदर है, इसमें t अंदर है बाहर है, इसमें v बाहर है। ये जो मान है हमेशा हम लोगों ने ऊपर निकाल रखे होंगे, ये देखो माइनस एस माइनस पी मान है, यहाँ पे भैया मान रख दिया, माइनस दोनों तरफ आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये जो रिलेशन आया है ये मैक्सवेल का दूसरा रिलेशन है भाई, ठीक। ऐसे ही तीसरा एंथैल्पी या फिर उसी को टोटल हीट फंक्शन भी कहते हैं। फर्स्ट वाले हमने आपको बताया था डेरिवेशन में, फर्स्ट वाले वन शॉट में, कि H बराबर क्या है, कि एंथैल्पी किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के बराबर होती है। कहानी फिर वही आएगी भैया, अगर हम लोग कहें कि इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दें, क्योंकि परफेक्ट डिफरेंस, तो DH आएगा, DU आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आएगा भैया। कहानी फिर भाई, ये डी की जगह क्या रख सकते हैं, TDS माइनस का PDV रख देंगे, प्लस में PDV चल ही रहा है, प्लस का VDP आएगा। ये वाला पार्ट मेरे भाई फिर से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, DH भाई जो भी बचा है TDS प्लस का VDP। फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार S कांस्टेंट एक बार P कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। करने के बाद में भैया चूंकि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है तो S कौन कौन कांस्टेंट है, P और S कांस्टेंट है, तो एक बार P बाहर एक बार S बाहर, दोनों की वैल्यू ऊपर निकल चुकी होंगी, उनके मान यहां रख देंगे। यही मैक्सवेल का तीसरा रिलेशन आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर ऐसे ही चौथा जो फंक्शन है, मैक्सवेल के 4 रिलेशन पेपर में आ सकते हैं, फंक्शन के टर्म में भी अलग से भी, गिब्स फंक्शन है। गिब्स फंक्शन क्या होता है, इसे गिब्स फ्री एनर्जी भी हम लोग कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो G बराबर H माइनस का TS होता है, ठीक भाई। फिर भाई है डिफरेंशिएशन करोगे, DG आएगा, DH आएगा, TDS आएगा, माइनस का SDT आएगा। सबको पता होना चाहिए मेरे भाई, DH बराबर जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है अभी ऊपर निकाला था, TDS प्लस का VDP होता है। यहाँ पे मान रख देंगे, मान रखेंगे तो कुछ कैंसिल होगा, क्या TDS से TDS कैंसिल हो जाएगा, VDP बचेगा, SDT बचेगा। फिर से क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक बार P कांस्टेंट एक बार T कांस्टेंट, तो वैल्यू निकल आएगी। फिर इसे परफेक्ट डिफरेंशियल मान के क्या है ये परफेक्ट डिफरेंशियल, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ये ब्रैकेट वाले मान ऊपर निकले हुए होंगे, यहाँ पर रख देंगे, और यही मैक्सवेल का चौथा रिलेशन आ जाएगा भैया, ठीक है। तो आराम से आप मैक्सवेल के रिलेशन निकाल सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। जिन लोगों ने भी कोर्स को ज्वाइन कर रखा है, ये सारी वीडियोस विद PDF आज रात में भैया अपलोड हो जाएंगी। आज समय निकाला है क्योंकि इस समय ऑफलाइन वाली कोचिंग बंद है, तो थोड़ी सी टीम भी कम है, लेकिन आज शाम तक सब हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, सारी विद PDF अपलोड हो जाएंगी। जो लोग YouTube पे देख रहे हो ये सीरीज, भैया टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है, वहां पर ये PDF डाल देंगे, आराम से आप देख लेना, ठीक। PDF का नाम है सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स वन शॉट 2, ठीक। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पेपर में लॉन्ग में आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आराम से आप कर लोगे। देखो अभी हमने मैक्सवेल के 4 रिलेशन निकाले हैं, उनमें से ये दूसरा रिलेशन है, डेल एस अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी। ये मैक्सवेल का दूसरा रिलेशन है। हमने क्या किया, टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो टी डी एस बराबर क्या होता है, डी क्यू होता है, तो टी डी एस को हमने डी क्यू कर दिया, बाकी वैसे ही चलने दिया। फिर हमने लिखा कि माना कांस्टेंट टेम्परेचर अगर T हो पर dQ हीट की वो मात्रा होती है जो पदार्थ के वॉल्यूम को V1 से बढ़ाकर V2 कर दे, तो dQ जो है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये जो ऊष्मा होगी इसे गुप्त ऊष्मा कहेंगे, और गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट हीट, तो इसे हम लोग L के बराबर रख देंगे। इस चक्कर में हमने dQ की जगह पे L रख दिया। वॉल्यूम कह रहा कितना हो जाएगा, V1 से V2, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना, नीचे dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो V2 माइनस का V1 रख दिया हमने, बाकी T वैसे ही, डेल P वैसे ही, डेल T वैसे ही, सब लिखा रख दिया। अगर टेम्परेचर, ये देखो dP अगर परफेक्ट के टर्म में लिख दे तो dP ओवर dt बराबर T को नीचे भेज दिया तो L आएगा, बटे में T V2 माइनस V1 आएगा। और ये जो इक्वेशन है इसे ही हम लोग लेटेंट हीट की क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। बहुत ही आसान है भैया, मैक्सवेल का रिलेशन लिया, उसके बाद एक हमने नियम इस्तेमाल किया, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, TDS को Q बना दिया और कंडीशन लगा दी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम V1 से V2 हो जाए
तब Q की वैल्यू L के बराबर होगी, बराबर रख दी। और मेरे भाई यही इक्वेशन है लेटेंट हीट की, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। फिर जूल थॉमसन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी लॉन्ग में बनेगा और बहुत आसान है मेरे भाई। जब कोई गैस कांस्टेंट प्रेशर पर सरंध्र डार्ट से पास होकर, एक कोई डार्ट है जिसके आर पार जो है थोड़ी गैस पार होकर जा सकती है, छन्नी टाइप समझ लो भैया तुम्हारी भाषा में, पास होकर हाई प्रेशर से लो की तरफ जाती है तो उसके टेम्परेचर में बदलाव होता है। इस इफेक्ट को ही हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं, ठीक। यानी कोई डार्ट है हमारे पास, इधर से भैया गैस जो है ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, तब हम लोग उस टेम्परेचर जो पूरा इंतजाम बदलाव हो रहा है, जो गैस के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इस इफेक्ट को ही जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। तथा यह प्रोसेस जूल थॉमसन एक्सपेंशन कहलाता है भाई, ठीक। एक्सपेंशन फॉर टेम्परेचर चेंज, एक एक्सप्रेशन फॉर, कैसे इसका डेरिवेशन है ये देखते हैं। देखो भैया चित्र है मेरे पास, क्या चित्र है बताओ। हमारे पास एक चित्र है कि जिसमें हमने एक पिस्टन ले रखा है, ठीक है भैया, और इस पिस्टन में भैया एक ये देखो डार्ट ले रखा है हमने, ठीक। एक और पिस्टन है, इधर का प्रेशर कितना है, गैस का P1 है, वॉल्यूम V1 है, इधर का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। इधर से दाब लगाएंगे पिस्टन बंद से तो ये गैस पार होके उधर की तरफ जाएगी। इधर मान लिया दाब P1 था, उधर जब निकल के चली जाएगी, हो सकता है दाब कम हो जाए या बढ़ जाए, P2 ही रह जाएगा। इधर V1 था, उधर हो सकता है कम हो जाए या बढ़ जाए तो V2 हो जाएगा। तो हमने लिखा, माना एक मॉलिक्यूल गैस है जिसका प्रेशर पहले P1 है, बाद में V1 है, डार्ट से गुजारते हैं, प्रेशर P2 और V2 हो जाता है। तब गैस द्वारा किया गया कार्य, अभी हमने आपको बताया W बराबर होता है किसके, PV की, दाब आयतन ऊर्जा के। तो अगर कार्य निकालना है तो बाद वाले कार्य में से पहले वाले में घटा देंगे। तो बाद में कार्य कितना है, P2 V2 है, माइनस पहले कितना है तो P1 V1 है। तो ये गैस द्वारा हमने किया गया कार्य निकाल लिया। तथा 1 ग्राम मॉलिक्यूल गैस वॉल्यूम अगर V1 से V2 हो जाता है तो एक्सपेंड करने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा कि भैया अगर वॉल्यूम बढ़ के V1 से V2 हो गया है तब भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य कितना होता है, तो वो कार्य होता है इंटीग्रेशन V1 to V2 A/V² dV। ये भैया किसी गैस को V1 से V2 तक एक्सपेंड करने में किया गया कार्य होगा। यानी 2 कार्य हमें करने पड़े, एक तो गैस इधर से उधर गई तो परिणामी कार्य यहाँ P1 V1 से P2 V2 में गई है, तो V2 बाद वाले में से पहले वाले को घटा के एक जो कार्य हुआ वो निकाल लिया। प्लस गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे बढ़ाने के लिए भी हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो ये कार्य है। कुल कार्य कितना होगा तो हम दोनों को जोड़ देंगे भैया, दोनों को हमने जोड़ दिया। ये तो हमने इसे हल किया है भैया, जब आप देखो A कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे मेरे भाई लिमिट लगाओगे, सारे मैथ वाले बच्चे हो, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करना आता होगा आपको, चलिए करके दिखा देते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, V² को ऊपर ले जाओगे तो V की पावर -2 है। इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है, 1 जोड़ देते हैं और जो आए उसे नीचे लिख देते हैं -1। तो भैया माइनस बचेगी, यानी आएगा कितना, -1/V आएगा। और इसी वजह से देखो V में केवल लिमिट रखी हुई है, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो V2, -V1 आएगा, लेकिन माइनस है तो V1 पहले आ गया, V2 बाद में आ गया। सारे ही मैथ वाले बच्चे हो तो यहाँ पे हमने लिमिट लगाई है भाई, ठीक। कुल कार्य के लिए दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दिया भैया, ये देखो बाद वाले में से पहले वाला घटाया हुआ और एक्सपेंशन वाला कार्य दोनों को जोड़ दिया। अब हम इस समीकरण को 1 बना के छोड़ देंगे वैल्यू रखने के लिए। हमने कहा वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या है, वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है भाई समझो। गैस समीकरण होती है PV बराबर RT, ये आदर्श गैस समीकरण है। लेकिन वैन डर वाल्स ने कहा था कि P इतना नहीं होता है, थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, कितना A/V² बढ़ा होता है, V इतना नहीं होता, थोड़ा घटा होता है, कितना घटा होता है, V घटा होता है, बराबर में RT होता है। ये वैन डर वाल्स समीकरण होती है। इसकी हम लोग अंदर गुणा कर लेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, ब्रैकेट खुलेगा, P से V की गुणा PB आएगा। इस साथ में क्या चल रहा है बताओ, देखो A की V² से गुणा होगी, एक B कट जाएगा, A/V, यानी ओवरऑल ये ब्रैकेट हम लोग खोल लेंगे। AB/V² जो है वो बहुत छोटी वैल्यू होगी क्योंकि एक्सपेंशन हो चुका है, और एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, और उसका भी नीचे स्क्वायर है। मान लिया मान है 10 लाख और उसका भी स्क्वायर, तो नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी है। AB मान छोटे छोटे हैं, कांस्टेंट है, तो ये वाला मान हम लगभग मान लेंगे कि भैया अगर छोटी वैल्यू को भाग दोगे बहुत बड़ी वैल्यू से तो वो ना के बराबर ही आएगा, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। क्या आएगा अपने पास, PB बचा, ठीक, बाकी सब उधर भेज दिया, तो RT बचा, A उधर जाके माइनस हो गया, ये बचा अपने पास। इसकी हम 2 कंडीशनें बना लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें P1 V1 P2 V2 चाहिए। तो पहले के लिए P1 V1, ठीक, दूसरे के लिए P2 V2 हो गया। क्या करेंगे, 3 में से हमें देखो मान किसका रखना है, हमें मान रखना है P2 V2 माइनस P1 V1 का, तो हम घटाएंगे। देखो हमने घटाया,
P2 V2 में से P1 V1 को हमने घटाया, घटाने के बाद जो मान मेरे पास आया उसे उठा के हम रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक, जब समीकरण 1 में हम रखेंगे इसमें W में, तो यहाँ मान रखेंगे, यहाँ मान रखेंगे और हल होके फाइनली हमारे पास कार्य यानी W आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि भैया A/V1, क्योंकि एक्सपेंशन हो गया है तो नीचे V जिसके जिसके है वो सब छोटा ही होगा मान, तो हम A/V1 को, क्योंकि A कांस्टेंट वैल्यू छोटी छोटी है, तो हम A/V1 को भी छोड़ देंगे। उसके अलावा क्या छोड़ देंगे भैया, देखो जरा, A/V1 को भी छोड़ देंगे, A के नीचे V2 आएगा तो A/V2 भी छोड़ देंगे, सब स्मॉल है सब छोड़ देंगे। बचेगा क्या अपने पास, ये देखते हैं भैया। तो हमारे पास बचेगा केवल 2A/RT बचेगा। ठीक, उसके अलावा हमने एक मान और एक काम और किया है भैया, जरा समझो। हमने क्या किया है, PV बराबर होता है RT, तो V बराबर होगा RT और बटे में P का मान होगा P1। तो हमने V1 की जगह पे रख दिया RT बटे P1, तो P1 चला जाए, यहाँ रखेंगे RT, P1 चला जाएगा ऊपर, RT P1 चला जाएगा ऊपर। ठीक, अब देखो क्या, P1 माइनस P2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो P1 माइनस P2 पूरा कॉमन आ जाएगा। ठीक भैया, RT नीचे इसके कॉमन बचेगा तो RT और माइनस में क्या चलेगा V, तो 2A/RT माइनस का V आ जाएगा। तो यानी अगर हम आपसे कहें यदि गैस के टेम्परेचर में कमी माइनस का डेल्टा T हो, तब फार्मूला क्या होता है भैया, आपने सबने पढ़ रखा है, Q बराबर होता है mc डेल्टा T, ये विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला होता है। और किया गया ऊष्मा कार्य के बराबर होगी, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर, ऊर्जा ऊष्मा के बराबर। और अगर m की वैल्यू 1 हो तो W बराबर हम लिख सकते हैं Cp डेल्टा T के। कमी माइनस में है तो यहाँ आगे माइनस लगा देंगे, तो W की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है Q बराबर mc डेल्टा T से, विशिष्ट ऊष्मा वाला फार्मूला। यहाँ W का मान माइनस Cp डेल्टा T यहाँ रख दिया भैया। अब अपने पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, माइनस Cp है, माइनस को उधर भेज दो, Cp को नीचे भेज दो, तो डेल्टा T की वैल्यू फाइनली निकल के आ जाएगी 2A/RT माइनस का B बटे में Cp आ गया, P1 माइनस का P2 आ गया। और यही जो है जूल थॉमसन का स्टेटमेंट है भाई। ठीक, फिर रेफ्रिजरेटर आपसे पूछ सकता है क्या होता है। फ्रिज आपने देखा है, रेफ्रिजरेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो कोल्ड बॉडी से हीट लेकर, यानी ठंडी बॉडी से हीट लेती है, हाई टेम्परेचर की वस्तु में ट्रांसफर कर देती है, जबकि इस पर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स द्वारा टोटल वर्क किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेफ्रिजरेशन कहते हैं, यानी सरल भाषा में बाहरी किसी एनर्जी से बाहर, जैसे अगर हम लोग फ्रिज को खुला छोड़ दें तो कमरा ठंडा हो जाएगा कि गर्म, कुछ लोग कहेंगे ठंडा हो जाएगा, नहीं गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया फ्रिज का काम ही यही है, जो ठंडी जगह होती है उससे हीट को खींचता ही है और फिर काम करता है उसके ऊपर, जिसे हम लोगों को चीज़ों को ठंडा करना। तो इस पर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स द्वारा काम किया जाता है। एक्सटर्नल एनर्जी मतलब जो बाहर की एनर्जी है उसे ये खींच लेता है और इसलिए जो कमरा है वो ठंडा नहीं होगा बल्कि कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा भैया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो लास्ट में एक क्वेश्चन ये आ जाता है, H2 और He यानी जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं इनके इन्वर्जेंट टेम्परेचर, ऐसे पूछता है जूल थॉमसन इफेक्ट में बाकी जितने होते हैं वो सब हीटिंग इफेक्ट देते हैं जबकि ये कूलिंग देते हैं। क्यों? तो हाइड्रोजन और हीलियम के जो इन्वर्जेंट टेम्परेचर होते हैं वो माइनस के 80 और माइनस के 240 होते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर से कम होते हैं। रूम टेम्परेचर होता है कितना, 25 से 35। अतः यह रूम टेम्परेचर पर हीटिंग दिखाते हैं। हाँ, इस तरीके से पूछेगा कि हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं सिर्फ दो ऐसे लोग हैं जो हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं, बाकी सब कूलिंग दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इन्वर्जेंट टेम्परेचर जो हैं वो रूम टेम्परेचर से कम होते हैं भाई। ठीक है, लास्ट में एक डेरिवेशन है भैया, आपसे पूछ सकता है इन्वर्जेंट टेम्परेचर और बॉइल्ड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताओ। इन्वर्जेंट टेम्परेचर का फार्मूला होता है 2A/RB, बॉइल्ड टेम्परेचर का फार्मूला होता है A/RB। दोनों को आप जब भाग दोगे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, यानी इन्वर्जेंट टेम्परेचर बराबर होता है दुगने बॉइल्ड टेम्परेचर के भैया। ठीक है, तो ये अपना पूरा जो है दूसरा वाला वन शॉट है। इसी वन शॉट में एंट्रोपी, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ भी है, लेकिन सॉरी एंट्रोपी और थर्ड लॉ भी है जो कि हमने फर्स्ट महा क्लास में ही करा दिया था। तो यानी ओवरऑल जो आपकी पहली और दूसरी यूनिट है थर्मोडायनामिक्स, दोनों वन शॉट के अंदर कवर हो गई है। अब हम लोगों की जब मुलाकात होगी तो तीसरी यूनिट पे आएंगे और ऐसे ही केवल 8 यूनिट आपको करानी है, पूरी फिजिक्स भी आपकी खत्म हो जाएगी। इनकी ऑब्जेक्टिव सीरीज आपको सुबह 9 बजे मिलेगी। कल सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा, पूरी दोनों यूनिट का पूरा वन शॉट कल सुबह 9 बजे मिल जाएगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद।